दोस्तों, सोचिए आपको पता करना है कि पूरे भारत के स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर एक स्टूडेंट के पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं? नामुमकिन है ना? सही कहा। इसी मुश्किल को आसान बनाती है सैम्पलिंग, यानी नमूना चयन या प्रतिचयन। आज के इस वीडियो में हम रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है, इसके कौन-कौन से टाइप्स हैं और रिसर्च में इसका क्या महत्व है। अगर आप यूजीसी नेट, पीएचडी, एंट्रेंस या किसी भी रिसर्च बेस्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सैम्पलिंग यानी प्रतिचयन, अनुसंधान यानी रिसर्च और सांख्यिकी है। स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमें किसी बहुत बड़े समूह यानी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो उस पूरे समूह के हर व्यक्ति से मिलना या डेटा इकट्ठा करना कठिन और खर्चीला होता है। ऐसे में हम उस समूह का एक छोटा सा हिस्सा चुनते हैं और पूरे समूह का प्रतिनिधित्व, जो इस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसे ही सैम्पलिंग कहते हैं। यह सैम्पलिंग की प्रक्रिया और उसके कुछ जो है प्रकारों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। हम देखते हैं। सबसे पहले है मुख्य शब्दावली यानी की टर्म्स। अब की टर्म्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, वह पूरा समूह जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे भारत के सभी छात्र हैं। अब सैंपल क्या होगा यानी नमूना क्या होगा, जनसंख्या का वह छोटा हिस्सा जिसे आपने डेटा इकट्ठा करने के लिए चुना है। ठीक है, जैसे कि भारत के सभी छात्र हो गए ये, और हमें क्या करना है, नमूना लेना है सिर्फ इनमें से इतने का, और इसका हम डेटा इकट्ठा करेंगे। अब आता है सैम्पलिंग फ्रेम, वह सूची जिसमें से सैंपल चुने जाते हैं। अब इनमें से भी हम सूची बनाएंगे, जैसे कई प्रकार की सूचियां बनती है और उसमें से जो है हम सैंपल चुनेंगे। जैसे जैसे देखिए, इंडिया के सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, ये तो हो गया हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गए इंडिया के सारे स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन सैंपल। अब इसमें से हम 10 अलग अलग कॉलेज में से जो है 500 स्टूडेंट्स को चुन लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सैंपल। अब किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट लिस्ट निकालेंगे। ये हो गई हमारी सैम्पलिंग फ्रेम की सूची, कि हम अब जो है यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो निकालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है सैम्पलिंग के प्रकार की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आते हैं। सैम्पलिंग के प्रकार के बारे में जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा प्रकार है और ये कौन सा प्रकार है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले है सैम्पलिंग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिचयन के प्रकार। सैम्पलिंग को मुख्य 2 रूपों में बांटा गया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि संभाव्यता प्रतिचयन और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। यह अधिक वैज्ञानिक और निष्पक्ष मानी जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन का हर मेंबर को चुने जाने के ना बराबर चांसेस होते हैं। ये बहुत साइंटिफिक होती है और अनबायस्ड होती है बिल्कुल। इसके 4 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड और चौथा है क्लस्टर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सैम्पलिंग से। इसमें से तो क्वेश्चन हर बार आता ही है। ये वो टॉपिक है जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ये तो ज़रूर याद कर लेना है कि प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये इनमें से कई बार सूची बनाकर पूछ लिया जाता है कि, और या फिर वो आते हैं ना कि 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा नहीं है,
वो बताना है, इस तरीके से भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, और कई बार मैच करने के आ जाते हैं क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। तो चलिए ये वाला बात करते हैं हम इसकी अब, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। ये क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी जिसमें नाम से स्पष्ट होता है इसके कि इसमें जो है साधारण लॉटरी सिस्टम होती है, जैसे लॉटरी निकालना, इसमें हर किसी के चुने जाने का चांस बराबर होता है। इसमें कोई निष्पक्षता, इसमें कोई पक्षपात की संभावना जो है नहीं होती, बिल्कुल निष्पक्ष होती है। जैसे ये 10 लोग हैं और इनमें से हर एक को चुने जाने की बराबर संभावना है। जैसे हमने आँख बंद करके चुन लिया यार, बस ये करके हमने ले लिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये हो गई। अब आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें जो है इसमें हम एक निश्चित अंतराल पर सैंपल चुने जाते हैं, जैसे हर 10वां छात्र, जैसे हमने ये छात्र चुने थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक जैसे यहाँ से हम गिनेंगे और हर एक तीसरा छात्र ले लेंगे, ठीक है। हमने हर तीसरा छात्र ले लिया है, ये हो गया। ये भी इसमें भी ये भी एक जो है प्रोबेबिलिटी ही है कि इसमें कोई भी आ सकता है, कोई इसमें पक्षपात नहीं है। अब आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें जनसंख्या को अलग अलग वर्गों, जिसे स्ट्रैटा कहा जाता है, उसमें बांटा जाता है, जैसे पुरुष और महिला। फिर हर वर्ग से रैंडम सैंपल लिए जाते हैं। बस इसमें क्या अलग होता है कि पहले हम, जैसे ये 10 लोग हमने माने थे ना, अब इसमें से हम क्या करेंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे करके हमने मेल और फीमेल की लिस्ट बना दी और फिर उनमें से रैंडम हमने चुन लिए अपने सैंपल, ठीक है। अब आता है लास्ट इसका क्लस्टर सैम्पलिंग। जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो और फैली हुई हो तो उसे छोटे समूहों यानी क्लस्टर में बांटकर पूरे क्लस्टर का ही चुनाव जो है कर लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब पॉपुलेशन बड़ी और ज्योग्राफिकल एरिया में ज़्यादा फैली होती है ना, तो हम पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं। जैसे ये पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, हमने इनके ग्रुप्स बना लिए, ऐसे करके हमने ग्रुप्स बना लिए। और अब क्या करना है हमें, हम पूरे ग्रुप्स का ही चुनाव कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला ग्रुप चुन लिया और ये वाला ग्रुप चुन लिया, ठीक है। ऐसे करके इन्हें क्या कहते हैं, इसमें क्लस्टर्स को स्ट्रैटा नहीं, स्ट्रैटा तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में होता है ना, ये हो गए हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स यानी क्लस्टर्स। क्लस्टर में बांटते हैं और फिर जो है इनका चुनाव कर लेते हैं और हर मेंबर की जो है स्टडी करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, यानी गैर संभाव्यता प्रतिचयन, जिसमें कोई संभावना नहीं होती है कि सब किसी का भी जो है रैंडमली चुनाव हो जाए। इसमें एक नीति या नियम के तहत जो है प्रतिचयन का नमूने का चुनाव होता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें जो है शोधकर्ता अपनी सुविधा या निर्णय के अनुसार सैंपल चुनता है। इसमें सबको चुने जाने का मौका जो है नहीं मिलता। अब इसके प्रकार पर चलते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, जो आसानी से उपलब्ध हो उसे ही चुन लेना। रिसर्चर उन लोगों को चुनता है जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि जैसे मेरे आसपास का स्कूल है, मान लीजिए मुझे किसी स्कूल पर जो है रिसर्च करनी है, स्कूल के छात्रों पर, तो मेरे पास का स्कूल है तो मैंने उसे ही चुन लिया। अब ये क्या हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर आता है पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार खास लोगों को चुनता है जिन्हें वह विषय का विशेषज्ञ मानता है। देखिए ये भी जो है, इसमें भी यहाँ भी रिसर्चर का जो है पक्षपात एक तरीके से मान सकते हैं कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो है मैं इसको मानती हूँ खास, तो मैंने उसको चुन लिया। जैसे कि ये रिसर्चर है और ये कुछ लोग हैं, अब ये इसको खास मानता है तो इसने इसे चुन लिया है, इसको खास मानता है इसको चुन लिया है, इसको खास मानता है इसको चुन लिया है। तो इसने अपनी जो है अपने उद्देश्य के अनुसार खास लोगों को चुन लिया कि जिन्हें वह उस विषय का जो है विशेषज्ञ मानता है। तो ये हो गई पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग।
यानी कि जो उसके उद्देश्य के अनुसार, जो उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उन्हें जो है चुन लेता है। अब आता है कोटा सैम्पलिंग। इसमें जो है पहले से तय कर लिया जाता है कि कितने पुरुष या कितनी महिलाएं लेनी हैं, लेकिन चुनाव जो है रैंडम नहीं होता है। चुनाव इसमें रैंडम नहीं होता है, इसमें पहले से ही कोटा फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मुझे 50% तो मेल चाहिए और 50% फीमेल चाहिए, यानी कि 50% मैंने मेल ले लिए, 50% मैंने फीमेल ले लिए। लेकिन उन लोगों का चुनाव जो है वो रैंडमली नहीं होगा, बल्कि कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। जैसे कन्वीनियंस है ना ये वाला, इसके हिसाब से होगा कि मैंने आसपास के जो मेरे लोग हैं, मैंने 50% मेल ले लिए और 50% फीमेल ले लिए। ये हो गया हमारा कोटा सैम्पलिंग। अब बात आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग की। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें एक व्यक्ति दूसरे का संदर्भ रेफरेंस देता है। यह तब उपयोगी है जब सैंपल मिलना मुश्किल हो, जैसे किसी खास बीमारी के मरीज। यानी कि देखिए ये रिसर्चर है, ठीक है। अब इसने जो है ये इन 3 लोगों को जानता है। अब ये बताएगा इसके बारे में कि इस बीमारी, मान लो कोई ख़ास बीमारी है और हमें उसके बारे में रिसर्च करनी है कि उसके प्रभाव क्या हैं, उसके कारण क्या हैं। तो अब ये जो है इस बंदे के बारे में बताएगा कि ये बंदा तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सही से बता सकता है, ये डॉक्टर है या फिर ये मरीज़ है। तो इसमें जो है माध्यम के ज़रिए जो है एक के बदले दूसरे का रेफ़रेंस मिलता है, एक से दूसरे का रेफ़रेंस मिलता है, ठीक है। जैसे एक जो है दूसरे का रेफ़रेंस देता है। तो ये क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब आते हैं सैम्पलिंग के चरण पर, यानी कि स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग। इसमें सबसे पहला क्या है चरण, हमारा लक्ष्य जनसंख्या निर्धारित करना, ठीक है। यानी कि डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले हमें तय करना है कि आपको किसकी स्टडी करनी है, आपको किसका अध्ययन करना है। यानी कि छात्रों का करना है या जो है सारे स्कूलों का करना है या फिर किसी मरीज का करना है। इस तरीके से जो है हमें अपना जो है लक्ष्य जनसंख्या निर्धारित करनी होती है। फिर आता है सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करना, यानी कि सूची तैयार करना। अब मैंने स्कूल तो चुन लिए, अब स्कूल में से मुझे किस खास चीज़ का अध्ययन करना है, महिलाओं छात्राओं का करना है, छात्रों का करना है या दोनों पर करना है। इस तरीके से जो है इनका सैम्पलिंग फ्रेम जो है तैयार करते हैं। फिर आता है सैम्पलिंग की तकनीक चुनना। अब तकनीक यानी कि प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ये तय करना होगा कि अब मैं इनमें से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से जो है सैंपल का चुनाव करूँगी, ठीक है। फिर आता है सैंपल का प्रकार, आकार, यानी सैंपल साइज़। सैंपल साइज़ तय करना, जैसे कितने लोगों का डेटा चाहिए। यानी कि मान लीजिए एक स्कूल में, एक विद्यालय में 1000 बच्चे हैं, तो मुझे संख्या तय करनी होगी कि मुझे कितने लोगों का डेटा चाहिए 1000 में से, 50 का या 10 का। इस तरीके से जो है मुझे ये चुनाव करना होगा, ये तय करना होगा। फिर आता है डेटा एकत्र करना, चुने हुए लोगों से जानकारी लेना। अब मान लीजिए मैंने 50 बच्चे चुन लिए हैं, अब मुझे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, जिस चीज़ पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसके लिए मुझे इन 50 लोगों से डेटा एकत्रित करना होगा। अब आते हैं सैम्पलिंग के लाभ। समय की बचत होती है। देखिए पूरी जनसंख्या की तुलना में सैंपल का अध्ययन जल्दी होता है, क्योंकि देखिए अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसका पूरे का अध्ययन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये एक ही सूची के हैं, ये सारी महिलाएं हैं, सारी कामकाजी महिलाएं हैं और हमें उन पर रिसर्च करनी है, तो हम इनकी 2 महिलाएं लेके उनसे डेटा एकत्रित करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी महिलाओं का जीवन भी कैसा होगा। कम लागत, इसमें पैसा और संसाधन कम खर्च होते हैं। देखिए पूरी जनसंख्या पर डेटा एकत्रित किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी तो बहुत ज़्यादा लागत आएगी, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, सभी से हमें डेटा एकत्रित करना होगा। और अगर हम सिर्फ 2 बंदों पर कर लेंगे तो क्या होगा, पैसा और संसाधन जो है कम खर्च होंगे।
अब आती है बात शुद्धता की। यदि सैंपल सही ढंग से चुना जाए तो परिणाम जो है काफ़ी सटीक होते हैं। देखिए, अगर हम सैंपल जो है सही तरीके से चुनें, चाहे प्रोबेबिलिटी चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी, अगर हम कोई से भी तरीके से चुनते हैं अपना प्रतिचयन नमूना और वो सही हो, तो जो है परिणाम बिल्कुल सटीक आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें यहाँ एक खास नोट दिया हुआ है कि यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड सेक्शन में सैम्पलिंग से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। विशेष रूप से रैंडम और नॉन रैंडम के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था सैम्पलिंग का एक विस्तृत ओवरव्यू। उम्मीद है अब आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर हो गया होगा। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इन टाइप्स पर स्पेशल फोकस करना है आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। धन्यवाद।